तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे गैस्ट्रुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लास्टुला कैसे फॉर्म होता है और इम्प्लांटेशन कैसे होता है ये देखा था। आफ्टर इम्प्लांटेशन गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है। अभी गैस्ट्रुलेशन क्या है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of gastrula from blastocyst. ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला फॉर्म होना, इस प्रोसेस को बोला जाता है गैस्ट्रुलेशन। और फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, और हम दूसरी तरह से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। That is endoderm, mesoderm and ectoderm। तो अभी हमें देखना है कि ये 3 जर्म लेयर्स कैसे तैयार होते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई? तो जिसमें ये 3 जर्म लेयर होते हैं उसे गैस्ट्रुला बोलते हैं, और गैस्ट्रुला फॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जब होती है ना, तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो स्लो हो जाता है। रेट ऑफ डिवीजन इज स्लो हो जाता है। रेट ऑफ डिवीजन स्लो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट, यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं। नंबर 1, इसे बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, ब्लास्टोमेयर का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट इवेंट। और सेकेंड इवेंट क्या होता है? मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो 2 इवेंट होते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर का मतलब होता है कि 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होना। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स फ्रॉम एम्ब्रियोब्लास्ट। आपको याद होगा एम्ब्रियोब्लास्ट क्या है? मैंने बताया था, जो इनर सेल मास होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। देन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट मतलब क्या है? तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है। देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती है। किस लिए होती है? टू रीच द डेफिनाइट प्लेस। मतलब डेफिनाइट प्लेस में मूव करने के लिए ये मूवमेंट होती है। मतलब ये जो सेल्स है ये क्या है? यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाई है, इट इज़ द ट्रोपोप्लास्ट लेयर। ठीक है,
और यहाँ पे क्या होता है, हियर इज द इनर सेल मास। आप लोगों को याद होगा इनर सेल मास। तो ये जो सब सेल्स है इन सबको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है ना, इन सबको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं दीज ब्लास्टोमियर्स मूव देयर साइड्स, मतलब ये सब सेल्स अलग अलग जगह पे मूव करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो अब हम देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन कब होता है। हियर गैस्ट्रुलेशन begins in the embryoblast। ये जो है ना, these cells are called as embryoblast और inner cell mass। तो गैस्ट्रुलेशन इसमें होता है, कब होता है, ऑन अबाउट 8th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद 8th डे आफ्टर 8th 8वें दिन गैस्ट्रुलेशन की शुरुआत होती है। वैसे तो एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन 15th डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद 15th डे पे होता है, लेकिन शुरुआत हो जाती है 8th डे पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ये जो इनर सेल मास है या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, ये कहाँ कहाँ मूव करते हैं और गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कैसी होती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इट इज़ अ इनर सेल मास या फिर इसे एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। तो एम्ब्रियोब्लास्ट में जो फ्री एंड होता है, टुवर्ड्स द फ्री एंड देयर आर सम सेल्स कॉल्ड हाइपोब्लास्ट सेल्स। और रॉबर्स सेल्स यहाँ पे होते हैं, रॉबर्स सेल्स हमने कल प्रीवियस वीडियो में देखा था। एंड टुवर्ड्स द रॉबर्स सेल्स देयर आर सम cells called epiblast cells। ठीक है ना, these cells are called epiblast cells and these cells are called hypoblast cells। तो जो ये जो epiblast cells है, these are the epiblast cells, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, and these are the hypoblast cells। तो ये जो epiblast और hypoblast cells है, ये epiblast and this is called as hypoblast। ठीक है ना, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये जो सेल्स होते हैं, इट फॉर्म अ फ्लैट, ये दोनों सेल्स फॉर्म अ फ्लैट बायलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क। मतलब एपिब्लास्ट लेयर और हाइपोब्लास्ट लेयर दोनों मिलकर एक फ्लैट बायलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क तैयार करते हैं। ये क्या हो गई, बायलैमिनर डिस्क। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं, दिस हाइपोब्लास्ट सेल्स बिकम्स फ्लैटेंड। ये जो है ना, ये थोड़े फ्लैट हो जाते हैं, इट बिकम्स फ्लैटेंड एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, और डिवाइड होने लग जाते हैं, डिवाइडिंग
एंड रीडिवाइडिंग। और डिवाइड होते होते क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स इस तरह से नीचे की ओर इस तरह से इट ग्रोज डाउनवर्ड। कौन से सेल्स नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं? हाइपोब्लास्ट सेल्स, एंड ग्रोज डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड कहाँ पे ग्रो हो रहे? इन द कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट which is called as ब्लास्टोसेल। ठीक है ना, ये क्या है? ब्लास्टोसेल है, अ कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हाइपोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं? थोड़े फ्लैट हो जाते हैं। इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स। इस तरह से डाउनवर्ड ग्रो होते हैं इन द ब्लास्टोसेल, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। तो आप लोगों के समझ में आ गया एंडोडर्म कैसे तैयार हो गया। दिस इज द फर्स्ट लेयर, एंडोडर्म। इट इज फर्स्ट लेयर, है ना। तो फर्स्ट लेयर कैसे तैयार हो गई आप लोगों के समझ में आ गया। ठीक है, अभी देन ये जो एंडोडर्म लेयर है ऐसे नीचे की तरफ ग्रो होती है और बीच में एक सैक बन जाता है ना। इधर से ग्रो होती है, इधर से ग्रो होती है और बीच में एक सैक बन जाता है। दिस सैक इज कॉल्ड एज योक सैक। इसे क्या बोलेंगे हम? योक सैक। समझ में आ गया। अभी देखिए यहाँ पे दिस इज द एंडोडर्म लेयर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो इपीब्लास्ट लेयर होती है, एंडोडर्म लेयर जैसे ही बन जाती है देन सेकेंड लेयर इज फॉर्म विच इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म लेयर। अब एक्टोडर्म लेयर किससे बनेगी? फ्रॉम द इपीब्लास्ट सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इपीब्लास्ट सेल्स होते हैं इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड मूव इन सच अ वे दैट, मतलब क्या होता है कि ये सेल्स डिवाइड होते हैं, इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड और डिवाइड होकर वो इस तरह से मूव हो रहे हैं। ठीक है ना, इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स to form and move in such a way that it encloses a cavity which is called as amniotic cavity. मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो इपीब्लास्ट सेल है ना ये डिवाइड हो गए, it divides and redivides to form a layer called ectoderm layer, है ना। this is the second layer, ectoderm। ये एक्टोडर्म सेकेंड लेयर तैयार हो गई। और यहाँ पे क्या होता है देखिए, दिस लेयर अगेन डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड मूव इन सच अ वे दैट इट एनक्लोजेस अ कैविटी। एक यहाँ पे एक कैविटी ये तैयार करते हैं जिसे बोला जाता है एमनियोटिक कैविटी। तो एमनियोटिक कैविटी कैसे तैयार हो गई? एक्टोडर्म कैसे तैयार हो गया? एक्टोडर्म इपीब्लास्ट से तैयार हो गया और यही सेल्स फिर से मूव होके यहाँ पे एक कैविटी तैयार की जिसे कहा जाता है एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, तो सेकेंड जर्म लेयर कैसे तैयार हुई ये सबके ध्यान में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी तैयार हो जाती है। जो सेल्स ऑफ रॉबर होते हैं ना, जो सेल्स ऑफ रॉबर यहाँ पे होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं और जो इपीब्लास्ट लेयर है ये मूव होकर एक कैविटी तैयार करते हैं जिसे एमनियोटिक कैविटी बोला जाता है। एमनियोटिक कैविटी का जो फ्लोर होता है, दिस इज़ द फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी, है ना।
दिस इज द फ्लोर ऑफ एम्ब्रियोनिक कैविटी हैज़ एम्ब्रियोनल डिस्क, मतलब एम्ब्रियोनल डिस्क यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो ये कहाँ होता है? फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी में होता है, फ्लोर में, इसे एम्ब्रियोनल डिस्क बोलते हैं। और द रूफ ऑफ, है ना, एमनियोटिक कैविटी के रूफ में, एट द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी देयर आर सेल्स, दीज सेल्स आर कॉल्ड एमनियोजेनिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्टोडर्म होता है, दिस एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म बोलते हैं इसे, दिस एक्टोडर्म फॉर्म्स अ लेयर, वो इस तरह से एक लेयर तैयार करता है अंदर की तरफ, इस तरह से एक लेयर तैयार करता है अंदर की तरफ। ये हो गया सेकेंड लेयर एक्टोडर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको कि लैटर दीज सेल्स डिवाइड, ये जो एमनियोजेनिक सेल्स है ना, ये एमनियोजेनिक सेल्स क्या होते हैं? लैटर ऑन these cells divides and redivides to form amnion, मतलब एमनियोजेनिक सेल्स से क्या तैयार होता है? एमनियन तैयार होता है। और ये एमनियन क्या है? इट इज़ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब एम्ब्रियो के अलावा जो मेम्ब्रेन होता है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है? एमनियन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। किससे बनता है? एमनियोजेनिक सेल से। एमनियोजेनिक सेल कहाँ होते हैं? एट द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी। ये और फ्लोर में क्या बनता है? एमनियोटिक कैविटी के फ्लोर में एम्ब्रियोनल डिस्क होता है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन जो एमनियोजेनिक सेल से बना है, ये क्या करता है? इट सराउंड्स and protects एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को सराउंड करता है, प्रोटेक्ट करता है, टिल द प्रेगनेंसी, जब तक प्रेगनेंसी होती है तब तक ये क्या करता है? एम्ब्रियो को सराउंड करके रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन सा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन, जो एमनियोजेनिक सेल्स से बना होता है। कहाँ पे होते हैं ये सेल्स? रूफ में होते हैं। किसके रूफ में? एमनियोटिक कैविटी के रूप में। एमनियोटिक कैविटी कैसे बनी? याद है ना आपको? इपिब्लास्ट सेल्स मूव होकर ऊपर की तरफ रॉबर सेल्स डीजनरेट हो गए और ऊपर की तरफ एक कैविटी तैयार हो गई जिसे एमनियोटिक कैविटी बोला। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है कि इसमें बायलैमिनर एम्ब्रियो दिख रहा है। बायलैमिनर एम्ब्रियो यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो दिख रहे हैं ना, बायलैमिनर एम्ब्रियो। तो ये जो बायलैमिनर लेयर है ये कहाँ पे है? इट इज़ बिटवीन एमनियोटिक कैविटी एंड योक सैक। ठीक है ना, एमनियोटिक कैविटी और योक सैक के बीच में दिस इज़ द एक्टोडर्म लेयर एंड दिस इज़ द एंडोडर्म लेयर। ये दोनों लेयर यहाँ पे इन एमनियोटिक कैविटी और योक सैक के बीच में प्रेजेंट होती है। मैंने अभी बताया कि एक्चुअली जो गैस्ट्रुलेशन है वो 15th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। शुरुआत हो जाती है 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन एक्चुअली 15th डे पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक्चुअली गैस्ट्रुलेशन occurs on 15th day, 15 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन के 15वें दिन के बाद
एक्चुअली गैस्ट्रुलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बायलैमिनर एम्ब्रियो है ना, दिस बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक है ना, एम्ब्रियोनिक डिस्क इज ट्रांसफॉर्म्ड into trilaminar एम्ब्रियोनिक डिस्क। मतलब क्या कि यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा तीसरी और एक जर्म लेयर तैयार होती है, दैट इज़ मेसोडर्म। मतलब यहाँ पे मेसोडर्म तैयार होता है। कैसे तैयार होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए कि मेसोडर्म कैसे तैयार होता है। आपको पता ही है डायग्राम में एपिब्लास्ट यानी एक्टोडर्म लेयर और ये एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पे मेसोडर्म तैयार होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एपिब्लास्ट लेयर है दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स बाय डिवीजन, रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट। तो एपिब्लास्ट सेल्स जो है, इन सेल्स में डिवीजन होता है, रीअरेंजमेंट होता है और माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो एपिब्लास्ट लेयर है, दिस इज़ द एपिब्लास्ट लेयर। तो एपिब्लास्ट लेयर में एक प्रिमिटिव स्ट्रिक यहाँ पे तैयार होती है। दिस इज़ द प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक जहाँ पे तैयार होती है वहाँ के सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं। इट डिवाइड्स, रीडिवाइड्स एंड माइग्रेट इन बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म लेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड एज मेसोडर्म। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रिक तैयार होंगे, यहाँ के सेल्स डिवाइड होंगे और इस तरह से बीच बीच में यहाँ पे एक बीच वाली लेयर तैयार होंगी। और ये लेयर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स में भी हो सकती है और लेयर में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया एक्टोडर्म है ना, ये एक्टोडर्म है, हमने देखा था, दिस इज़ द एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये जो लेयर तैयार होती है फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रिक, जहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रिक है वहाँ के सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं और उससे मिडल लेयर तैयार होती है, मिडल जर्माइनल लेयर तैयार होती है, जिसे मेसोडर्म कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से 3 जर्माइनल लेयर्स तैयार हो जाते हैं। अभी ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है ना, दिस प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो प्रिमिटिव ग्रू होता है, दिस प्रिमिटिव ग्रू कम्युनिकेट विद द योक सैक। इस तरह से वो कम्युनिकेट करता है योक सैक के साथ में, है ना, बाय एन अपर्चर कॉल्ड, दिस अपर्चर कॉल्ड ब्लास्टोपोर। समझ में आ गया। ये प्रिमिटिव स्ट्रिक है। प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो प्रिमिटिव ग्रू होता है ना, वो बाद में किससे कम्युनिकेट करता है, योक सैक से। दिस योक सैक से कम्युनिकेट करता है थ्रू अ ओपनिंग या फिर बाय एन ओपनिंग कॉल्ड ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से वो कम्युनिकेट करता है एंड दिस ब्लास्टोपोर इज द फ्यूचर एनस। इसी ब्लास्टोपोर से एनस तैयार होता है। एनस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बाय विच नाइट सॉइल या अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हम बॉडी से रिमूव करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एनस। ठीक है ना। तो ब्लास्टोपोर से ये एनस तैयार हो जाता है। तो इस तरह से 3 जर्म लेयर्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मिडल वन इज द मेसोडर्म। ठीक है, इस तरह से ये तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है और गैस्ट्रुलेशन के बाद यहाँ ऑर्गेनोजेनेसिस
ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। अब ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? तो ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ organs from 3 germinal layers that is एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स। फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स मतलब फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स मतलब क्या कि इन 3 जर्मिनल लेयर्स से भविष्य में क्या होता है, क्या क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म से क्या क्या होता है? तो एक्टोडर्म गिव राइज टू एपिडर्मिस। इससे एपिडर्मिस मतलब हमारा जो स्किन का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो बनता है एक्टोडर्म से, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है, देन हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड, salivary glands, mammary glands, मतलब ये सब जो ग्लैंड्स हैं दीज आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। देन लैक्रीमल ग्लैंड। लैक्रीमल ग्लैंड पता है ना, आंसू हमारे ईयर के इनर साइड में होती है जिससे आंसू निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैक्रीमल ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है, ये सब चीज़ें। देन आईज में क्या क्या बनता है देखिए, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, कंजंक्टिवा, देन आई मसल्स, like iris muscles and ciliary muscles। तो आइज से रिलेटेड ये पार्ट्स एक्टोडर्म में बनते हैं। देन नाक से रिलेटेड नेजल एपिथेलियम, इनेमल ऑफ टीथ, इनेमल ऑफ टीथ, दांतों का जो हार्ड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज इनेमल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर। देन एलिमेंट्री कैनाल में क्या बनेगा, एलिमेंट्री कैनाल, अन्न नलिका जिसे बोलते हैं हम, इसमें बनेगा फोरगट, हाइंडगट। फोरगट मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सामने का पार्ट और हाइंडगट मतलब पिछला पार्ट। ठीक है, देन एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल, मेडुला, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड, ठीक है, पिनियल ग्लैंड, एंड
entire nervous system is ectodermal in origin. तो ये हो गया फेट ऑफ, मतलब फेट यानी नसीब, कि भविष्य में इन जर्मिनल लेयर्स से कौन कौन से ऑर्गन्स तैयार होंगे। तो एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन्स तैयार होते हैं ये आपके ध्यान में आ गया होगा। तो मेसोडर्म से बनते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स, बट जो हमने अभी लिखे थे ना, आइरिस मसल्स और सिलियरी मसल्स, एक्सेप्ट दैट सभी मसल्स फिर मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। सिर्फ आइरिस मसल्स और सिलियरी मसल्स जो होते हैं ना, दैट इज ऑन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, सभी मसल्स बनते हैं उससे। बाद में कनेक्टिव टिश्यू, देन डर्मिस ऑफ स्किन, इपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनता है, लेकिन डर्मिस मेसोडर्म से। ठीक है, डर्मिस ऑफ स्किन, इपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन, हार्ट, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे देखो हमने लिखा, तो ब्लड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। देन ब्लड वेसल्स ऑल्सो, ब्लड वेसल्स, ठीक है। देन लिम्फेटिक वेसल्स, मिडल ईयर, डेंटाइन ऑफ टीथ, इनैमल के नीचे जो होता है वो डेंटाइन होता है, डेंटाइन ऑफ टीथ। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, गोनैड्स, किडनीज and sclera and choroid of eyes, then lastly it is gonads, kidneys, then sclera and choroid of eyes. These are the parts of eyes which are made up of mesoderm, ठीक है, मिडल जर्मिनल लेयर। अब हम देखेंगे कि एंडोडर्मल लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। एंडोडर्म डेवलप्स इनटू epithelium of midgut, glands of stomach and intestine, tongue, tonsils, lungs, trachea. Part of lungs, that tongue and tonsils also endodermal in origin, ठीक है। And then lungs, the part of lungs like entire whole outward linings of lungs, and trachea, that's bronchi, these are also endodermal in origin, that innermost part which is made of endoderm, okay. Then a larynx, a sound box, larynx is the sound box, this is also made of endoderm. Then some glands like pancreas, which is also endodermal in origin. Then some glands like thyroid, parathyroid,
parathyroid is embedded within the thyroid gland, so both are endodermal in origin. Okay, both glands are endodermal in origin, thyroid and parathyroid. Okay, then thymus gland is related to AIDS. The gland which is related to AIDS is called thymus gland. ठीक है, thymus gland also endodermal in origin. Some then ear canal में जो यूस्टैचियन ट्यूब होता है, यूस्टैचियन ट्यूब आपको पता है क्या, जो हमारे यूस्टैचियन ट्यूब हमारे कान से मुंह तक आता है, ठीक है ना, तो इट कनेक्ट्स our nose, it connects our ear and throat. ठीक है, तो यूस्टैचियन ट्यूब ऑल्सो एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्म से ही बनता है. देन एपिथेलियम ऑफ यूरेथ्रा, एपिथेलियम ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज द पार्ट ऑफ our excretory system, है ना, थ्रू विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड. तो ये जो एपिथेलियम होता है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है, दैट इज़ द एंडोडर्मल इन ओरिजिन. दैट्स वाई लाइनिंग ऑफ मिडल ईयर ऑल्सो, हमने अभी देखा कि मिडल ईयर जो होता है, हेयर मिडल ईयर मिजोडर्म से बनता है, बट मिडल ईयर की इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग्स, है ना, इनर लाइनिंग्स ऑफ मिडल ईयर, ठीक है, जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है मिडल ईयर की, वो एंडोडर्म से बनती है, बट मिडल ईयर मिजोडर्म से बनता है. ये ध्यान में रखना आपको, मिडल ईयर मिजोडर्म से बनता है, लेकिन इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है वो मिडल ईयर की एंडोडर्म से बनती है. तो इतना समझ में आ गया. दीज आर द फेट ऑफ 3 जर्मानल लेयर्स की भविष्य में ये 3 जर्मानल लेयर्स कौन से ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं. तो यहाँ